नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस एक बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का है। कौन सब्जेक्ट का? साइंस सब्जेक्ट, जो कि क्लास 10th का है। इस वीडियो के माध्यम से मैं विज्ञान के सभी आपको IMP क्वेश्चन बताऊंगा, यानी इस पेपर में जितने भी IMP क्वेश्चन है जो परीक्षा से रिलेटेड है, जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, उसमें मतलब इस पेपर में से भी मैं आपको बिल्कुल IMP जो कि 100% आने की उम्मीद है, उन क्वेश्चनों को मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, तो आप पास निश्चित तौर पर हो जाएंगे। और इसी के बाद में इस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव, विकल्प, खालिस्तान वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सभी के मैं आंसर आपको यहाँ पर बता दूंगा। यदि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है हमारा। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी पहला नंबर का है, का नंबर का हम देखते हैं। लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खालिस्तान, है ना, मतलब क्या बनता है? अगर हम लोहा चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर डाल दें या आपस में मिला दें तो क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन। पहले नंबर का रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है, यह बनता है अगर हम ऐसा करें तो, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर का हम देखते हैं। सेकंड में लिखा है पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता को कहते हैं। यानी पतले तारों को हम जितना ज़्यादा खींच दें उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका तन्यता। पहले नंबर का सही है तन्यता। क्या कहलाएगा आपका? तन्यता। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं। अब दो तंत्रिका के मध्य खालिस्तान को हम क्या कहते हैं? तो चार विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं। इसमें से हमारा बिल्कुल राइट आंसर है सिनेप्स। क्या कहते हैं हम? सिनेप्स। ये क्वेश्चन आपका अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो प्री बोर्ड एग्जाम में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने हो सकता है प्री बोर्ड एग्जाम वाला पेपर पूरा हल जो मैंने करके बताया वो नहीं देखा है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। उसमें भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अभी जो मेन परीक्षा है उसमें ये जो मॉडल पेपर है इसमें से और प्री बोर्ड एग्जाम में से उसमें कुछ मिला के बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम का जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला लिखा है हमारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो कौन से मुकुलन के द्वारा होता है? तो ये लिखेंगे हम यीस्ट। कौन सा सही रहेगा? सेकंड नंबर का यीस्ट। इस बार फिर अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं हम? जनित्र कहते हैं उसको, है ना। फिर अगला आता है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी ऐसी कौन सी श्रृंखला है जिससे आहार निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर का। सबसे पहले आता है आपका घास, फिर बकरी और लास्ट में मानव। ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? यानी विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे तेज गति से जो प्राकृतिक संसाधन कम हो रहा है उसका नाम क्या है? तो देखिएगा जल, पवन, वन, सौर प्रकाश। यानी चार विकल्प हमारे पास है, जिसमें से दो विकल्प ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, एक तो जल और एक वन, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों में से हमारा वन बिल्कुल राइट आंसर है। यानी वन ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो धीरे 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 खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि हर व्यक्ति पेड़ों को काट काट कर मकाने, बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, ऐसी बहुत सारी अपनी ज़रूरत की सुविधाओं के अनुसार पेड़ों को काटता जा रहा है ना। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में कितनी? 7। कितनी संख्या होती है? 7, जो कि हमने पढ़ी है ना। चलिएगा, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा रिक्त स्थान भरिए। पहला हम खालिस्तान देख लेते हैं। क्या है? जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? तो खालिस्तान में आपको लिखना है उदासीन। क्या लिखना है आपको? उदासीन। मैं आपको लिखकर बताऊं उदासीन कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखना है आपको उदासीन, ठीक है, ये आपको लिख देना है उदासीन, ठीक है। इसके बाद अगला देखें धातुएं। ख नंबर का अगर देखें तो धातुएं प्रवाह, ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? सुचालक। तो आपको यहाँ पर लिख देना सुचालक। कैसे लिखेंगे आप देखिएगा, सुचालक,
ऐसे आपको लिख देना है। क्या लिख देंगे? शौचालय। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला देखें, ग नंबर का, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो इनके बीच संबंध बनाता है? तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं उसको? प्लेसेंटा। कैसे लिखेंगे ये बता दूं आपको। ऐसे लिखना, आधा पा लिखना है प्ले, फिर आपको लिखना है सेंटा। तो ये लिखना है सेंटा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? ये प्लेसेंटा, है ना। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। अगला आता है हमारा, पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी थे। यानी पादपों में जो जल का वहन होता है वो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसका सही आंसर है, यानी हम खालिस्तान में यहाँ पर लिखेंगे संवहन ऊतक जाइलम। क्या लिखेंगे? संवहन ऊतक जाइलम। तो आपको लिख के बताता हूँ, संवहन, है ना। तो इसे लिखेंगे आपको संवहन, ये से संवहन लिख देना। इसके बाद में आपको लिखना है ऊतक, तो ये लिखना है ऊतक, और इसके बाद में एक शब्द और लिखना है आपको, जाइलम। क्या लिखेंगे? जाइलम। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना है जाइलम, ऐसे आपको लिख लेना। ठीक है। संवहन ऊतक जाइलम, है ना। फिर इसके बाद में अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या है। अगला आता है बड़ा नंबर का, पराग कोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। तो आपको लिखना है पराग कण। ऐसे लिखेंगे पराग कण। क्या लिखेंगे? पराग कण। ठीक है। पराग कण इसमें लिख लेना। इसके बाद में 4 नंबर का अगर देखें हम कि आनुवंशिकी के जनक खालिस्तान है, तो आनुवंशिक जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपको लिखना है। तो देखिएगा, ये भी आपको लिख के बताऊँ मैं, ग्रेगर जॉन, और फिर लिखना है आपको मेंडल। ठीक है। ये आपको लिख देना है। चलिएगा, फिर देखते आगे हम। इसके बाद में लिखा है हमारा 6 नंबर का, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो जो किसी तार का जो प्रतिरोध उसकी लंबाई के किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम लिखेंगे, देखिएगा मैं आपको लिख कर बताऊँ, अनुक्रमानुपाती, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? अनुक्रमानुपाती। इसके बाद में लास्ट हम देखें क्या है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु कौन सा तंत्र बनाते हैं? मिलकर केंद्रीय तंत्रिका, और तंत्र इसमें लिखा है। तो आपको क्या लिख देना? केंद्रीय तंत्रिका। तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ये लिखना आपको केंद्रीय, ये तो आ गया आपका केंद्रीय, अब तंत्रिका, ये होगा आपका केंद्रीय तंत्रिका, और तंत्र इसमें लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये खालिस्तान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी मिलान करना है आपको, है ना। जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो इधर देखिएगा, आपको बहुत सारी दी है और इधर भी आपकी जोड़ी दी है। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो आप टेंशन ना लें। मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया, जोड़ी मिलाने का एक तरीका होता है कि जो पहले आपको सबसे अच्छा आता है उसको आप मिलान करें, जो नहीं आता है उसको लास्ट में, यानी जो नहीं आएगा वो अपने आप मिल जाएगा। आप थोड़ा विश्वास रखें। तो इससे अच्छा सबसे पहले जो आपको अच्छे से आता है उसको ही मिलान करें। देखिएगा, हम देख लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये आपका बिल्कुल जोड़ी में प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए थी, ये होती है पोटेशियम। कौन सी होती है? पोटेशियम। तो हम इसको इससे मिला देंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं सामान्य रक्तदाब। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये सिंपल तरीके का है, सामान्य रक्तदाब। तो जब डॉक्टर रक्तदाब हमारा नापते हैं तो कहीं ना कहीं वो संख्या में हमारे आंसर प्राप्त हो जाते हैं। तो संख्या में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये 120/80, ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा। यानी सामान्य रक्तदाब को हम क्या लिखेंगे? 120/80 mmHg, ये हमारा सामान्य रक्तदाब होता है। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा नंबर का हम देख लेते हैं, तारों का टिमटिमाना। ये बहुत आसान है। ये डर नंबर का अगर देखा जाए तो तारों का टिमटिमाना बिल्कुल आसान है। तो ये क्या होता है?
अपवर्तन की घटना होती है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। तो हम क्या करेंगे, तारों का टिमटिमाना हम इससे मिलाएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका लेंस की क्षमता। ये भी हमारा सरल है, क्योंकि अगर हमने सूत्र पढ़ा होगा तो हमें कहीं ना कहीं पता होगा। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर में दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता को हम काय में लिखते हैं? डायोप्टर। या हम यूँ कह सकते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद फिर इसी के जस्ट बाद हम देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या देख लेते हैं? जरा दृष्टि दोष। तो ये मतलब जरा दृष्टि जो दोष है उसको किसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं? तो ये होता है आपका द्यूफोकस, द्यूफोक्सी लेंस। किसके द्वारा करेंगे? द्यूफोक्सी लेंस के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये 5 नंबर का हमारा हो जाएगा। इसके बाद में अगला भी हम देख लेते हैं कि विद्युत विभवांतर। क्या कह रहा है? विद्युत विभवांतर। तो इसका भी बहुत आसान उत्तर है, जस्ट उसके ऊपर है। तो विद्युत विभवांतर यानी वोल्ट होता है। क्या कहता है? विद्युत विभवांतर मतलब वोल्ट। अब आपका मात्र कौन सा बचा है? अभी 2 और बचे आपके। एक बचा आपका पादप हार्मोन और एक बचा है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। ठीक है। तो अब इधर से अगर देखे जाए तो इधर से हमारे 3 बचे। एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक बचा है हमारा साइटोकाइनिन और एक बचा है अवतल लेंस। ठीक है। तो जो 2 विकल्प हमारे पास बचे हुए, एक तो सामान्य पादप हार्मोन और एक बचा है शुक्राणु उत्पादन। तो इनमें से देखा जाए तो अवतल लेंस तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अवतल लेंस तो यूँ मान लो कि जैसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, इस प्रकार की कोई इधर घटना होती तब इसका ये आंसर हम बता सकते थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जो पादप हार्मोन है उसका सही विकल्प या सही आंसर हो जाता है साइटोकाइनिन। क्या हो जाता है? पादप हार्मोन को हम क्या मिलाएंगे? साइटोकाइनिन। ये कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अब बचा आपका कौन सा? लास्ट, यानी शुक्राणु उत्पादन। तो इसका आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने जोड़ी को भी मिला दिया। तो आप भी परीक्षा में इसी टाइप से मिलाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में हमें उत्तर बताना है। पहला देख लेते हैं का नंबर का क्या कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये होता है पीएच का मान 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो जब तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड जो पेपर आपका हुआ था, अभी प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है उसका पेपर भी आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से 2-5 क्वेश्चन तो निश्चित तरीके से फंस जाएंगे। तो इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ मैं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा हल है उसमें, प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर था उसका पूरा हल मैंने यहाँ पर बताया है, तो आप वो ज़रूर देख ले। इसके बाद दूसरा हम देख लेते क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता है, इसको कहते हैं मिश्र धातु। हम क्या लिखेंगे? मिश्र धातु। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मिश्र, क्या लिखेंगे आप? मिश्र और धातु। यहीं पे आपको लिख के बता देता हूँ मैं, धातु, ऐसे आप लिख लेना। ठीक है। मिश्र धातु हो जाएगा। फिर इसके बाद में ग नंबर का देखिए, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो हरे पौधों की जो पत्तियाँ होती है उसमें कौन सा वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। या आप चाहे तो इंग्लिश में लिखे क्लोरोफिल, अगर आप चाहे तो हिंदी में लिखना चाहते हैं पर्णहरित, तो कोई सा भी लिख सकते हैं। तो आपको लिख के बताता हूँ मैं, क्लोरोफिल। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरोफिल, ऐसा आप लिख लेना। क्या लिखेंगे आप? क्लोरोफिल। और यदि अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पर्णहरित। कोई सा भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक। फिर इसके बाद में आगे देख लेते हैं हम। अगला लिखा रहा है घ नंबर का, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं हम? निषेचन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं निषेचन। कैसे लिखते हैं? देखो, निषेचन, ऐसे आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे आप? निषेचन, है ना। इसके बाद में फिर अगला हम देखें तो अगला लिखा है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है। यानी लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्र है कौन सा है? लिंग निर्धारण जो करता है उसका गुणसूत्र मेन इंपोर्टेंट कौन सा है? तो आपको बता दूं, गुणसूत्र होते हैं एक तो XX और एक होता है YY। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो गुणसूत्र होता है उसको हम कहते हैं Y। यानी Y एक ऐसा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण को डिनोट करता है, यानी लड़का हुआ या लड़की, इससे हमें पता चल जाता है। इसके बाद में अगर अगला देखें कि लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र भी मैं आपको लिख कर बताऊंगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे तो अभी जस्ट आपके पास एक विकल्प आया था, जैसे कि हमने डायोप्टर लिखा था, तो वो भी वहाँ पर भी आपका क्लियर होता है और यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र लिखूंगा मैं,
यहाँ पर लिखेंगे हम P बराबर, क्या होता है लेंस की क्षमता का सूत्र, P बराबर 1 यानी 1/f, क्या लिखना 1/f, और कोष्टक में लिख देना आपको m मतलब होता है मीटर में, ठीक है। और इसके आगे अगर आप लिखना चाहें तो डाईऑप्टर लिख दे या डी लिख दे, बात एक ही है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो डाईऑप्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाईऑप्टर कहते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद में अगला अगर देखें क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें किस टाइप का लेंस हमें उपयोग में लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें लिखेंगे अवतल लेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी हमें, अवतल लेंस, तो लिखेंगे अवतल लेंस, क्या लिखेंगे अवतल लेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अवतल लेंस। इसके बाद में लास्ट में देख लेते हैं क्या है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसे ही मात्रक होता है उसको कहते हैं हम ओम, क्या कहते हैं हम, ओम। तो यहाँ लिखेंगे हम ओम, या आप हिंदी में ओम लिख दें, अगर आप चाहे तो ऐसा चिन्ह भी बना सकते हैं, ये ओम का चिन्ह है, ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिख दें। तो इस प्रकार आपके ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बिल्कुल ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से देख ले। और इसी की जस्ट बाद आपको अथवा में लिखा हुआ है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आपका आईएमपी है, इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से कर ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो परीक्षा अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। फिर अगला छठा क्वेश्चन लिखा रहा है हमारे पास, अमल गम क्या है, और अथवा करके यहाँ पर लिखा है संचरण क्या है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें संचरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि संचरण हर जगह पूछा जाता है, लेकिन ये अमल गम भी एक नया क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई सा भी एक एग्जाम में आ सकता है, तो आप दोनों क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद में अगला अगर क्वेश्चन देखें 7वें नंबर का, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इसी चैप्टर में 2 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो एक तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी वाला हो गया, और इसके अथवा में लिखा है, देखिएगा इसके अथवा में लिखा है हमारे पास, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए, इस टाइप से अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका शायद प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड जो पेपर है आपका, या प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसको भी आप सॉल्व करें, है ना। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। अगला है 8वें नंबर का, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन बिल्कुल हर साल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। और साथ में यहाँ पर अथवा में दिया है आपका अक्षीय व अनाक्षीय श्वसन में। तो ये आप जानते हैं कि विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, इस टाइप के पेपरों में अधिकतर 2-5 मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 या 3 अंतर पूछे ही जाते हैं पूरे पेपर में। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, अक्षीय व अनाक्षीय श्वसन में कोई 2 अंतर, ये धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर, इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है। फिर आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके पास, कायिक प्रवर्धन क्या है। फिर इसी में अथवा में लिखा है स्वपरागण क्या है। तो मेरे ख्याल से स्वपरागण है, ये बिल्कुल सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल आता है। और कायिक प्रवर्धन भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मेरे अनुसार अगर देखा जाए स्वपरागण सबसे ज़्यादा है। स्वपरागण और परपरागण, और कहीं ना कहीं ये अंतर भी परीक्षा में आ सकता है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। इस पेपर में नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान दे लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने अभी इस टाइप से एक विकल्प आया था, मनुष्य के लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायित्व होता है, कौन से गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है या होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को देख ले। और इसी के अथवा में यहाँ पर लिखा है मेंडलीव के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वें नंबर पर, परावर्तन के नियम लिखिए, और अथवा में दिया है आपका अपवर्तन के नियम लिखिए। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा में अभी पूछा गया था। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले। परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम बिल्कुल एक शब्द का अंतर है, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सिंपल है। और कभी कभार 4 नंबर में पहले ऐसे पूछा जाता है, परावर्तन के नियमों को चित्र के द्वारा समझाइए, ऐसे पूछा जाता था। तो लेकिन इस चैप्टर में फिलहाल में 2 नंबर का दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको 2 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना है, परावर्तन के नियम पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12वां, ओम का नियम लिखिए। और फिर अथवा में यहाँ पर दिया है
कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है या विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अनुसार देखा जाए तो ओम का नियम ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छा भी है, सरल भी, कोई दिक्कत नहीं और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर इसके बाद में 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत विभव क्या है, और फिर अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों में से एक परीक्षा में निश्चित आता है, लेकिन मेरे अनुसार देखा जाए प्रतिरोध किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल और सिंपल। आप चाहे तो विभव भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख ले, 14 नंबर का लिखा है परितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। फिर अथवा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि ओजोन परत के क्षय होने के कारण। तो ये ओजोन परत वाला बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, जो कि अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे अनुसार जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दें। बाकी जैसी आपकी तैयारी चल रही है उस तैयारी को तो आप कंटिन्यू तरीके से चलने दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर विशेष ध्यान देना है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, संतुलित करना बिल्कुल आसान है। तो ये संतुलित करना अगर आपको सीखना है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और संतुलन करने का मैंने आइडिया यानी आपको तरीका सिखाया किस टाइप से आपको समीकरणों को संतुलित की जाती है। तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दिया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर अगर इसके अथवा हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो अथवा में यहाँ पर दिया है, अथवा हम देख लेते हैं। अथवा में दिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर ये 3 नंबर पूछा जा सकता है तो हो सकता है पूरा ये 3 नंबर में आ जाए, तो आप इसको भी देख ले। अगला क्वेश्चन अगर देखें, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन आपका अभी प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, है ना, इस टाइप से भी परीक्षा में आ सकता है। इसी के अथवा में यहाँ पर लिखा है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। मेरे ख्याल से दोनों इंपॉर्टेंट है, आप देख ले, अच्छे से याद कर ले। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बिल्कुल अक्सर पूछा जाता है। अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस में अगर देखा जाए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों में से एक परीक्षा में निश्चित तौर पर आ सकता है। तो आप दोनों क्वेश्चनों को देख ले। देखो आपने जो याद किया, जो तैयारी चल रही, ठीक है, बहुत अच्छी, बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीचर्स आपके जो आईएमपी क्वेश्चन बताते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान दे लेना है, उनको पढ़ लेना है। हो सकता है उनमें से परीक्षा में पूर्ण तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं हम क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास 18वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। फिर अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती है, लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन वाला बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, मतलब इसकी क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी कर ले, बहुत अच्छे से इसको पढ़ ले, याद कर ले। फिर अगला क्वेश्चन देख ले, तो 19वां नंबर का लिखा है, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, और इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखे। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर के मैंने सभी क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से समझाया, बहुत शानदार मैंने चैप्टर की तैयारी करवाई है। यदि आप इस चैप्टर को पूर्ण तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 20वें नंबर का, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इसमें लिखा आपका एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथिन। तो यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आईएमपी है, जो कि हर साल पूछा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख ले। यदि आप इन सबको बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे एथेन की संरचना हम कैसे बनाएंगे, प्रोपेन की बनाएंगे, ब्यूटेन की, या सूत्र को हम कैसे याद रखें, बिल्कुल सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा है। तो वही मैं आपसे बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, है ना। फिर अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। हालांकि ये संरचना भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से संरचना से सरल आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, देख ले। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, मानव हृदय का नामांकित। तो भैया दोनों चित्र में से एक चित्र परीक्षा में आपको आता है, ये भी आपको अच्छे से पता है कि साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान है, तो इसमें से एक चित्र तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो ये दोनों चित्र है, दोनों चित्र आप अच्छे से कर ले, और इसके पहले आपको प्री बोर्ड एग्जाम में जो चित्र पूछेगा तो उनको भी आप अच्छे से कर ले। तो कहीं ना कहीं इन चित्रों में से गारंटी से एक चित्र आपको परीक्षा में फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस के कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब
का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो ये एक न्यूमेरिकल मतलब एक सवाल टाइप का है। तो ये क्वेश्चन भी प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जिसको मैंने सोल्व करके बताया था। तो आप वहाँ जाकर मतलब उस पेपर को भी पढ़ ले। फिर अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमें दिया है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 3.00 m है यानी मीटर है। यदि एक बस इससे 5.00 m यानी मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक न्यूमेरिकल यानी एक सवाल टाइप का है। तो ये सवाल जरूर आपको मैंने पहले नहीं बताया था, तो बुक में आप देख ले, उदाहरण में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे डिस्कशन में बताना। बाकी इसकी अपेक्षा मैंने ये सवाल बहुत अच्छे से बता दिया है, ये मैंने करके बता दिया, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इस टाइप से इस पेपर का मैंने मेरी भाषा में सोल्व करने का प्रयास किया है, मेरी भाषा में आपको समझाया। अब आपको अपनी भाषा में ना अपने तरीके से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, पढ़ लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेना है। मुझे विश्वास है कि इस पेपर को यदि आपने कर लिया तो आप पास तो निश्चित तौर पर हो जाएंगे। लगभग आपको यानी 50-60% क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।